Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Mariam. So in this video lecture we are talking about 1892 एक्ट. ठीक है, जो इंडियन कौंसिल एक्ट 1892 था, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. ये एक्ट और बिल और कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों किसी कंट्री के लिए, किसी लोगों के लिए ज़रूरी होता है. अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये था कि 1857 की जंग के बाद 1858 में जो बरतानिया है वो डायरेक्ट कंट्रोल जो है ये चूँकि कॉलोनी बन जाता है इंडिया जो है किसकी, ब्रिटेन की. तो इस रीजन को, इस इलाके को, इस कॉलोनी को चलाने के लिए अब किसी रूल्स की, रेगुलेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना. सो फॉर डैट पर्पज़ जो इंडियंस के लिए बरतानिया है वो कोई ना कोई लॉ मेकिंग करता है कि यहाँ के लोगों को कैसे चलाना है. 1892 से पहले जो हम 1861 का एक्ट देखते हैं कि उसमें भी लॉ मेकिंग थी, लेकिन बहुत से ड्रॉबैक्स की वजह से वो काफ़ी अर्सा 1892 तक इनेक्टिव तो रहा, लेकिन वो इतना कारआमद नहीं था. ठीक है, लोगों में पहले 1857 की जंग को बरतानिया जो फेस कर चुका था कि लोगों में किस कदर रिजेंटमेंट है उनके अगेंस्ट. ठीक है, अब वो मज़ीद ये सीन नहीं चाहता था. सो डैट्स वाई वो मतलब हर 10 साल बाद जो है रिफॉर्म्स लेकर आता था ताकि इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशंस है, इंडियंस की डिमांड्स है, इंडियन को इनके मुताबिक जो है वो रूल किया जाए. ठीक है, सो अगर हम इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे और की प्रोविजंस देखेंगे. पहले तो हम 61 के देखेंगे उसके बैकग्राउंड में, ताकि हमें 1892 की जो एक्ट है इसकी अंडरस्टैंडिंग में जो है हमें मदद मिलेगी. ठीक है, देन हम देखेंगे सिग्निफिकेंस के इस आइन में ऐसी क्या, मतलब ये आइन अहमियत का हामिल क्यों था एज़ कम्पेयर टू 1861. एंड देन हम शॉर्ट कमिंग्स देखेंगे इस एक्ट में. ठीक है, जैसे कि हर एक्ट में जो है ड्रॉबैक्स तो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं. ठीक है, परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होती. कंक्लूजन, देन हम अपने लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंडियन कौंसिल एक्ट ऑफ 1892 वाज पास्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द एंगेजमेंट ऑफ इंडियंस विद द रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशंस इन ब्रिटिश इंडिया. सो इसका सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो 1892 का जो आइन था या एक्ट था, इसका मकसद था इंडियंस की एंगेजमेंट. ठीक है, इससे पहले जितने भी थे आइन उसमें इंडियंस जो थे वो रिप्रेजेंट इस तरह नहीं कर रहे थे. ठीक है, उनकी ज़ीरो पार्टिसिपेशन थी. सो ये जो 1892 का एक्ट था इसमें जो था, इसका मकसद क्या था कि इंडियंस को अपने साथ बरतानिया जो था वो इंगेज करना चाहता था ताकि ये हमारे खिलाफ जो है वो फिर से बगावत नहीं करे. ठीक है, और इसी वजह से ये जो है वो सिग्निफिकेंट यानी कि अहमियत का हामिल है इंडियन हिस्ट्री में. ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करें तो इस 1892 एक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मकसद ये था कि लॉ मेकिंग. ठीक है, यहाँ के लोगों को उन्हीं के मुताबिक चलाया जाए. सो फॉर डैट पर्पज़ भी उन्होंने जो बरतानिया वाले थे उन्होंने क्या किया, इंडियंस को अपने साथ शामिल कर लिया. ठीक है, उनकी राय तो लेनी ये भी अगर हम 1892 का आइन देखेंगे अपनी अगली स्लाइड में तो वहाँ पे आप लोगों को रियलाइज़ होगा कि इंडियन की पार्टिसिपेशन थी, लेकिन वो भी ज़ीरो वाली ही पार्टिसिपेशन थी. जब आपकी एक सिर्फ बात सुनी जा रही है, उस पर कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं है, तो फिर आपकी पार्टिसिपेशन ज़ीरो ही हुई, आप वैल्यूएबल तो ना हुए फिर. ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर देखें तो वर्ल्ड वार सॉरी कह रही हूँ, जो इंडिपेंडेंस वॉर थी. ठीक है, 1857. इससे पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल था वो और उसकी एग्जेक्टिव जो है वो तमाम तरह के मामलात को देखती थी. जितनी भी लॉ मेकिंग थी वही करती थी. ठीक है, और जितनी भी एग्जीक्यूशन थी उस लॉ मेकिंग पे, वो जो कानून बन जाते थे उनको एग्जीक्यूट भी कौन करवाता था, गवर्नर जनरल और उसकी एग्जेक्टिव. ठीक है, 1857 की वॉर के बाद की बात है. ठीक है, तो जो इंडियन है उनको तो एसोसिएट किया ही नहीं था इन्होंने. तो इसमें अगर हम बात करें तो इंडियन की एसोसिएशंस जो थी वो उन्होंने सोचा कि मैटर करती है. सर सैयद अहमद ख़ान जो है वो भी अपनी द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट जो किताब है, ट्रीटीज़ लिखते हैं, उसमें ये बावर करवाते, ये बताते इस बारे में कि ये जो वार थी इसके पीछे बिहाइंड
एक वजह ये भी थी कि इंडियन की ज़ीरो पार्टिसिपेशन थी आपके साथ। आप उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जब उनको आपने रूल करना है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप उनके बगैर आप उन्हें रूल कर लें, ठीक है। सो सर सैयद ने उन्हें जो बरतानिया वाले हैं उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ करवाई कि भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडियन कौंसल एक्ट 1861 को अगर हम देखें तो बरतानिया चूँकि इसे जब पास करता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव मामला आता है वो हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल और उसकी एग्जेक्टिव ही देखती है, ठीक है। इसमें इंडियंस पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर थी और इसमें ऐसी प्रोविजंस थी, ऐसी दफ़ात थी जो इनसफिशेंट थी, ठीक है, इनफ नहीं थी कि इंडियंस को जो है वो आप सेटिस्फाई करके उनको रूल कर सकें, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम देखते हैं 1892 का इस आइन की बात हम करें, जो आइन हम आज पढ़ेंगे वीडियो लेक्चर में, तो इस आइन से पहले अगर हम देखें तो 1885 में जो है एक इंडियंस की पॉलिटिकल जो जमात है वो बन जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके इस जमात के अकॉर्डिंग के ये पूरे हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है। तो इसमें मुस्लिम भी शामिल थे, इसमें जो है हिंदू भी शामिल थे। तो ये इनकी डिमांड्स ये थी कि वो जो आपका 1861 का जो है एक्ट है, बिल है, तो वो सफिशेंट नहीं है इंडियंस के लिए, ठीक है, वो इनफ नहीं है। तो नई रिफॉर्म्स को लाया जाए, नई चेंजिंग को लाया जाए और देन हमें रूल किया जाए, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं उस वक्त सर सैयद की जो हम अलीगढ़ मूवमेंट देखी है हमने, उसमें बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे और बहुत सारे अदारे अपग्रेड हो चुके थे कि इंडियंस अब जो थे वो वेल मेच्योर थे, ठीक है, उन्हें पॉलिटिकल अवेयरनेस भी थी। सो डैट्स वाई उनकी डिमांड डे बाय डे जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। की प्रोविजंस या मेन फीचर्स की बात करें 1861 के, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के बाद ही पॉसिबल होगा कि आप 1892 के आइन्स को समझ सकें, ठीक है, आइन को समझ सकें। की प्रोविजंस की अगर बात करें तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो बरतानिया में मौजूद होता था, ठीक है, और जो वाइसराय था वो इंडिया में मौजूद होता था, ठीक है। और जितने भी मामलात को थे, इंतज़ामी मामलात को इसी तरह हैंडल किया जाता था, ठीक है। वाइसराय जो है वो इन्फॉर्म करता था किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, जो कि बरतानिया में उस वक्त मौजूद होते थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो बरतानिया की जितनी भी कैबिनेट थी ना, उसके मिनिस्टर होते थे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियंस वॉज सेम, मतलब 1861 और 92 में जो इन एडमिनिस्ट्रेशन रही इंडियंस के लिए वो सेम रही, मतलब वही वाइसराय का सिस्टम रहा, वही एग्जेक्टिव काउंसिल थी जिसने ये चलाना था, ठीक है। 1861 का और 92 का जो आइन था वो सिमिलर था, बस थोड़ी सी एक्सटेंशन ऑफ थिंग्स थी, ठीक है, थोड़ी बहुत चेंजिंग और रद्दोबदल था, इससे ज़्यादा ये आइन भी कुछ नहीं था, ठीक है। अगर हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव की बात करें जो 1861 की थी, उसमें एग्जेक्टिव होती थी और एग्जेक्टिव में वाइसराय होता था, ठीक है, और साथ में इसकी एग्जेक्टिव काउंसिल होती थी, ठीक है। और लेजिस्लेटिव और सारे मामलात को, लॉ मेकिंग को, एग्जीक्यूशंस के मामलात को यही लोग देखते थे, ठीक है। अब बात की गई एडिशनल मेंबर्स की, ठीक है, इंडियंस की तरफ से ये बात की गई कि हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, तो उन्होंने बरतानिया वालों ने सोचा कि एडिशनल मेंबर्स को हम ऐड तो कर लेंगे, ठीक है, मतलब इनको पहले नॉमिनेट किया जाता था, ठीक है। इंडियंस की डिमांड ये थी कि ये नॉमिनेट नहीं होने चाहिए, ये इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है, कि जिसको आवाम चाहेगी वही हो ना, ऐसे थोड़ी कि आप नॉमिनेट कर दें और वही वो आप ही के बंदे हों और आप ही की मर्ज़ी हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देन ये डिसाइड किया गया कि ये नॉमिनेशन भी नहीं होगी, सेंट्रल लेवल पे ये चीज़ बात नहीं इंडियंस की मानी गई, हाँ, मगर सूबाई लेवल पे इस बात को जो है वो अग्री कर लिया गया कि हाँ भाई, जो सूबाई लेवल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्टेड ही करेंगे एडिशनल मेंबर्स को, ठीक है। और एडिशनल मेंबर्स जो थे वो ऑफिशियल नहीं थे, इंडियंस जो थे उनको ऑफिशियली मामलात में रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, उन्हें नॉन ऑफिशियल्स बाकी अदर्स कामों में दी गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई लॉ मेकिंग हो रही है तो इंडियन सिर्फ उस पर बात कर सकते हैं, उस पर सवाल कर सकते हैं, ठीक है, अपनी राय दे सकते हैं, मगर उनके वोट को जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो फिर ये मेरे ख्याल से जो है ना वो ज़ीरो पार्टिसिपेशन ही है, ठीक है। इंडियंस कैन ओनली बी एडिशनल मेंबर्स, और जो एडिशनल मेंबर्स है वो सिर्फ इंडियंस हो सकते हैं। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें कि इसकी क्या डिमांड थी, तो इसकी डिमांड ये थी कि एडिशनल मेंबर्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, और हमें फाइनेंस के मामलात में भी डिस्कशन जो है वो हमारी अलो होनी चाहिए। भाई, हमसे सारा रेवेन्यू इकट्ठा करना और हमें ही बात नहीं करने देनी कि कहाँ इस्तेमाल किया और कैसे किया है, ठीक है। तो इलेक्टेड्स जो ऐड नए मेंबर्स ऐड होंगे उसको भी क्या किया जाए, इलेक्टेड किया जाए, ये इंडियंस की डिमांड थी, ठीक है।
1892 के एक्ट में सिर्फ चेंजिंग जो थोड़ी बहुत हुई वो इसी स्लाइड में है कि ये कि पहले 6 to 12 एडिशनल मेंबर होते थे, अब जो एडिशनल मेंबर्स की तादाद है वो 10 to 16 कर दी गई, ठीक है। और जो एडिशनल मेंबर्स है वो नॉन ऑफिशियल जो है वो 2/5 होंगे, ठीक है। देन फाइनेंस पे इनको अलाउ कर दिया गया कि आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल मेंबर्स वर अलाउड्स टू आस्क क्वेश्चन, और वो जो ऐड किए गए ना वो मतलब असेंबली का जो हिस्सा बना लिया गया है, ठीक है। एडिशनल मेंबर्स जिनको ऐड कर लिया गया है वो ऐड तो हो गए हैं, वो सवाल कर सकते हैं, सवाल पे सवाल नहीं कर सकते कि अगर कोई एग्जेक्टिव काउंसिल का मेंबर जो है उन्हें आंसर करता है तो मज़ीद उस पर सवाल नहीं कर सकते। वो एक सवाल का एक ही जवाब होगा, इससे ज़्यादा जो है आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको अलाउ ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हम सूबाई लेवल पे अगर बात करें 1892 के आइन की, तो जो मोर पावर्स थी वो नए लॉ मेकिंग में तो सूबों को दे दी गई, ठीक है, कि लॉ मेकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स जो है वो आपके पास ही है, ठीक है। और जो इंक्रीज़ किए गए एडिशनल मेंबर्स की तादाद को भी बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ उनकी इस बात को सूबाई लेवल पे मान लिया गया कि वो इलेक्ट हो सकते हैं, मतलब जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट नहीं होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट होकर आएंगे, ठीक है। और इंडियंस को पार्टिसिपेशंस भी दी गई, ठीक है, रिप्रेजेंटेशंस भी हम देखते हैं कि इंडियंस को दे दी गई इस नॉन ऑफिशियल्स एडिशन मेंबर्स के ज़रिए, ठीक है। अगर हम शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द एक्ट की बात करें तो आम आदमी को इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब आप बात कर रहे हो आपकी बात में वो पावर ही नहीं है, ठीक है, आपके वो साइन ही नहीं चलते, आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो, काउंटर क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, सो फिर उनकी क्या ही हैसियत होगी, ठीक है। उनके नॉन ऑफिशियल्स भी जो लोग थे, ठीक है, इम्पॉसिबल फॉर नॉन ऑफिशियल्स, ठीक है, मेंबर्स टू प्रेस एनी डिमांड अगेंस्ट ऑफिशियल ब्लॉक। जो ऑफिशियल ब्लॉक था, जो ऑफिशियल मेंबर्स थे, उनके खिलाफ ये इम्पॉसिबल था कि किसी तरह की डिमांड्स को वो कर सकें, ठीक है। कई तरह के ऐसे इवेंट्स होते हैं जब बिल पास हुए हैं, ठीक है, तो उनकी इंडियन मेंबर्स की जो है वो कोई राय नहीं ली गई, ठीक है, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से जो चाहते थे वो इम्पोज कर देते थे, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस एक्ट ने नो डाउट के बहुत माइलस्टोन था, ठीक है, सिग्निफिकेंट था, लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है कि एंगेजमेंट होती है इंडियंस की बरतानवी हुकूमत के साथ, ठीक है। और अगर हम बात करें दी एक्ट क्रिएटेड द स्टेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशन। अब चूँकि आपके पास अगर एक भी आपको मतलब हार हो जाती है तो आप क्या हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हो, लेकिन एक भी आपको कामयाबी मिलती है तो आपका जो मोराल है वो बुलंद हो जाता है। तो इंडियंस ने सोचा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट वुड बी ओके, अगर हमें मतलब इतना तो है ना कि एडिशनल मेंबर्स की तादाद को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। हमारे जो है इलेक्ट हमारी डिमांड ये थी कि मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट नहीं, इलेक्ट होके आने चाहिए, तो कुछ बातों को हमारी को मानी जा रही है, तो 1 by 1 डे बाय डे हम जो है वो अपनी हर बात को मनवाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।